निकालो, नहीं आपकी जाति पहले रहेगी, क्योंकि हमारा समाज की बनाई जातियों से है। हम उस जाति पे नहीं जा रहे, हमें समानता की स्थापना करनी है, संघर्ष करना है, कानून की स्थापना करनी है, डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है। तो उसके लिए हमें कानून सीखना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। अधिकारी कर्मचारी जो बहुत पीछे है लोगों की मदद करने में, पेबैक की सोसाइटी करने में बहुत पीछे है, 1 रुपया निकालने में पीछे है। आपको साल भर में 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, 12 लाख रुपए यदि मिल रहे हैं, उसमें से 12,000 रुपए यदि आप कहीं डोनेट कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? जय हिंद, जय जोहार, जय यूनिवर्सिटी साथियों। जैसा कि मुझको दिया गया है स्पर्धा विमर्श, तो मैं कम समय में आपके साथ इसको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने महापुरुष को देखो और ध्यान करो। जो समाज अपना इतिहास भूल गया, वे कभी भी अपना इतिहास ना बना सकता है और वह हमेशा गुलामों की जंजीरों में रहेगा। मेरे समाज में गोत्र में भी है चौहान, और मीना समाज में भी है, और एससी धोबी समाज में भी है, गुर्जर समाज में भी है। तो अपना गोत्र तो सबका ही किया, तो अपना निकाल भी किया, अपन ये किए, अपना एक गिर करता वाला इतिहास है। तो इतिहास गिर करता वाला तो अपनी रेजिमेंट भी नहीं है। विदेशी आक्रमण हुए, कुछ लोग शिक्षा लेके इस्लाम में जाति भेद नहीं है, लेकिन मुसलमान शब्द में जाति भेदभाव है। इस्लाम 11वीं सदी की बात है, और उस समय धर्म परिवर्तन हुए, लेकिन धर्म परिवर्तन होने के बाद जब गजेटरों के अनुसार बताते हैं कि अकबर जब शासनकाल कर रहा था तो उसने सबसे पहले यहाँ के मूल निवासी जनजाति को तोड़ा। जैसे कि एक उदाहरण आता है कि दरिया मेव और ससवदनी, इनका एक ढोला माधो जैसी प्रेम कथा फेमस है। तो अभी मृत्यु बहुत जो गलत चीज थी वह समाप्त हो गई है। कुरुति थी जो वे हमारे मेवात में मृत्यु बोझ के बोलते हैं फातिया। तो मीना समाज, गुर्जर समाज कहीं पे भी होती है, तो जो उस समाज का जो अलग होता है, तो द मीना का हो या मेघ का हो, उसको बराबर सम्मान दिया जाता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने सबसे पहले यही काम किया कि अपन को तोड़ दिया और बांट दिया। लेकिन अपनी जो कला संस्कृति थी, वेद समाज मुसलमान होकर भी राजा शंकर मेवाती मुगलों से लड़े, क्योंकि ये अपनी जन्मभूमि है, इसके अधिकार के लिए हमको लड़ना ही पड़ता है। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यही काम किया। फिर उसके बाद संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद आप देखो 1 जनवरी 1948 को अपने दूसरा आदिवासियों के साथ जो घटना हुई, ये अब भी हो रही है और ये आने वाले समय में भी होगी अगर हम एक नहीं हुए। विश्व में लगभग 57 के आसपास मुस्लिम कंट्री है। ये जो विदेशी मुसलमान यहाँ है, उनका शेख, पठान और जो अफगान मुसलमान है, वे कहते हैं शरीयत के हिसाब से देश का कानून चलेगा, क्यों हर बात में शरीयत ले आते हैं। अब बताओ, आप 57 देशों का कानून अलग अलग है, वहां कोई शरीयत नहीं है। ये देश संविधान से ही चलेगा। और हमारी जो कला संस्कृति है, जब हम किसी धर्म में हो, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुसलमान, वे आज भी समान है। हमारे समाज की गांव की बेटी को अब भी वे सम्मान देते हैं। कोई बेटी हो या गोत्र की हो या गांव की हो, उसके सम्मान में हम अगर 10 रुपया भेंट के रूप में देते हैं या कुछ भी, लेकिन ये असराफ जो विदेशी मुसलमान उनके नहीं है, वे अपनी बहनों से भी शादी कर देते हैं। अब कला संस्कृति हमको बताते हैं कि हिंदुओं ये तो हमारी है, जो भी है हमारा धर्म, किसी में भी कमी नहीं है, लेकिन जो उसको चलाने वाले हैं, ये इस ग्रामवादी और असरफ लोग हैं, इनमें कमी है। ये अपने फायदे के लिए ये सब काम करते हैं।
वे सैयद हैं विदेशी मूल के, बात करते हैं हिंदू मुस्लिम के दिवे और भटकाऊ भाषण देते हैं। पता है उनका कौन सा आदमी किसी मॉब लिंचिंग में मरा हो? पहलू खान देवास से, कब्रे संसारी वे भी यहाँ पसंदा समाज से है। वे लोग कभी भी अपने मूलवासी लोगों की बात नहीं करते। संविधान की देन है, एपीजे अब्दुल कलाम एक महान पिछड़ी जाति से देश का राष्ट्रपति बनता है। अगर वे अशराफ लोग और विदेशी लोगों का होता तो आज दक्षिण एशिया की जो मुसलमान कंट्री है उनका ऑर्डिनल होता, उनकी अलग पहचान होती। लेकिन वे कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ के निवासी का हम सम्मान करें। अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद एक दर्जी जाति से आते हैं और हमारे कई महापुरुष हैं जो जिसे देश के लिए अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, लेकिन उनका नाम लेना नहीं चाहते। अब बात करते हैं पर्सनल लोग, मुस्लिम पर्सनल लोग या वक्फ बोर्ड और जितने भी हैं, जैसे जुम्मा महजिद और दाऊद उम्मा आदि जैसे मुस्लिम संगठन है, उनमें अगर मुसलमानों की देखें तो 90% पसंदीदा मुसलमानों को कोई जगह नहीं है। वे 10% जो अशराफ है, विदेशी है, उनका ही कब्जा है। आप किसी को उठा के देख लेना और उनके ताल्लुक भी अब जब किसी धर्म में हो वे स्वयं से करते हैं। अभी आपने एक वसीम रेजवी को नाम सुना होगा, अभी उन्होंने धर्म परिवर्तन करा। वे किसी दलित या किसी पिछड़ी जाति में गए नहीं, वे स्वयं जाति में गए। यही है। आगे मैं साथी समूह से ये कहना चाहता हूँ, अपनी कला संस्कृति ये है, अब एक ही है हम और यहाँ के मूल निवासी हैं। या किसी धर्म या जाति में हो, अपना एक ही नारा है, जय मूलवासी, जय भीम, जय जोहर। सब एक साथ आए और संघर्ष करें और लड़ें। मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसमें 5000 सालों के इतिहास को बताने की जिम्मेदारी है और मैं प्रोफेसर हूँ, ज़्यादा बोलने की आदत है और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो मुझे समय मिला है उसी में से आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले माँ सावित्रीबाई फुले जी के श्री चरणों में नमन, जयपाल मुंडा जी के श्री चरणों में नमन, जिन दोनों महापुरुषों की जयंती कर रहे हैं। और कल एक हमारा जो शौर्य दिवस था, जिसको हम भीमा कोरेगांव के नाम से जानते हैं, जो हम सब के लिए गौरव की बात है, उसकी एक उस शौर्य दिवस की आपको सबको शुभकामनाएं। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आपकी भावनाओं को आप ठेस पहुँचे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरे शब्दों को मत भूलिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय सीमानी भूमिया जी, डॉक्टर रामलखन मीणा साहब, रामेश्वर सेवार्थी जी, महानरेंद्र के सरपंच साहब, महिला साहब, संजय गुर्जर जी, साहिल खान गवाती जी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले प्रोफेसर आशुतोष मीणा जी और सभी साथी। जयपाल सिंह मुंडा जी और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की पूर्व संध्या पर इस तरह का फेस टू फेस आयोजन जो रखा गया है, ये वाकई एक नई शुरुआत है राजस्थान में। और जो बहुत सारे दिनों से, मुझे लगता है कि कुछ सालों से हमारा ग्रासरूट का जो काम है वो बदल गया है और वो सारा का सारा सोशल मीडिया पर आ गया है। और सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसको देख करके हमको लगता है कि शायद क्रांति वहां से आएगी। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की इतनी महत्वता है और उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन धरातल पर जो काम है
उसका भी बहुत महत्व है। चूंकि सोशल मीडिया एक्टिविज्म ने हमारे तमाम युवाओं को, उनको लगता है कि एक ट्वीट कर दो, एक ट्रेंड चला दो तो शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही खत्म होगी, या फेसबुक पर एक लाइन लिख दो, एक फोटो डाल दो और हमने अपना काम कर दिया। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि कई बार जब आप आह्वान करते हैं लोगों से कि आपको डोरिया किसी पर पहुंचना है, तो इस आह्वान के नीचे लाइक तो आते हैं 5000 और उस पर हम और जो अंगूठा दिखाते हैं वो भी हजारों होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंच करके आपको 50 लोग भी नहीं मिलते। इसका मतलब ये कि गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये गैप खत्म करने का प्रयास मुझे लगता है कि आशुतोष मीणा जी और उनकी टीम ने ये किया फेस टू फेस के जरिए। तो ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का अपना महत्व है और रहेगा। जो भारत का सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मैं तो मनुस्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, उस मीडिया ने जो ज्ञान को कब्जा कर लिया था उसको कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने एक तरीके से तोड़ दिया है। और सोशल मीडिया ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की दिशा में तो एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, लेकिन उसका खतरा यह है कि जो लोग मीडिया पर, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उस पर जो काफी समुदाय है वो इतना भोला समुदाय नहीं है, बहुत धूर्त लोग हैं। वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को भी जानते हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से क्या चीजें करनी है। और आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं साथी यहाँ बैठे होंगे कि अचानक आपकी पोस्ट की रीच कम हो जाती है, अचानक आपके शेयर का ऑप्शन बंद हो जाता है, अचानक आपके जो कमेंट आते हैं कमेंट का बंद हो जाता है। क्या हुआ है? ये सारा सब कुछ नियंत्रण में है और ये उसी दिन नियंत्रण में हो गया था जिस दिन भारत के राष्ट्रपति जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और वो जुकरबर्ग के साथ 2-2.5 घंटा गुजारते हैं। जुकरबर्ग कोई देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, कोई राष्ट्रपति तो है नहीं, क्यों उनके साथ इतना समय गुजारना पड़ रहा है? लेकिन उनको मालूम है कि ये जो युग है ये ज्ञान की राजनीति का युग है। वहां जाकर तो मित्रों, सोशल मीडिया के खतरों को, उसकी लिमिटेशंस को पहचानते हुए हमें सड़क के संघर्षों को भूलना नहीं। सड़कों पे ही बदलाव है और ये किसानों ने सिखाया है। इससे पहले एक दिन में इस देश के दलित आदिवासियों ने सिखाया, 1 साल किसानों को लगा, वो इस देश के दलित आदिवासियों ने एक ही दिन में सिखाया 2 लेकिन जब सड़कों पर हो पाया तो सड़कों के संघर्ष ही बदलेंगे बहुत सारी चीजों को। कहा जाता है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो जनता को सड़कों पर उतर करके उसको नियंत्रित करना पड़ता है। तो आज सब कुछ आवारा हो गया। ये जो विषय आपने मुझे दिया, धर्म, राजनीति और संविधान, धर्म की आवारगी भी हम देख रहे हैं और राजनीति की निरंकुशता भी हम देख रहे हैं। इस देश में धर्म संसदें हो रही है। धर्म में संसद का क्या प्रावधान है? अगर धर्म में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह होती तो धर्म तो वर्षों से था इस देश में, लेकिन वहां तो कोई जगह नहीं थी। वहां धर्म और राजनीति का जो नेक्सस है उन्होंने बांट लिया। धर्म ने कह दिया कि परलोक का हिसाब हम कर लेते हैं कि मरने के बाद का पैकेज आपको क्या मिलेगा, वो तो धर्म और धर्मग्रंथ, धर्मशास्त्र और तमाम धार्मिक संगठन आपको बांट रहे हैं। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, कि तले जाओगे पकड़ों की तरह की पूरे मिलेगी जन्नत में, ये सब चीजें आपको धर्म बता रहा है। और राजनीति इस लोक में हमारा पूरा नियंत्रण करता है। तो ये इस लोक और परलोक दोनों ही लोगों का एक जो माफिया बन करके धर्म और राजनीति जो काम कर रही है, और ये पूरे वैश्विक फिनोमिना है। मुझे लगता है कि ये केवल भारत की बात नहीं है। धर्म और राजनीति का जो गठबंधन है वो सदैव आम लोगों के खिलाफ है। धर्म, राजनीति और संविधान पर आपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूँगा कि पूरी राजधानी नहर परियोजना में एक पम्पलेट आपको दिया जा रहा है, उसका विमोचन करना है ताकि सामने हमारे साथियों को वितरित किया जा सके। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर के
माननीय मंचन अतिथि। ये पोस्टर के विमोचन के लिए डॉक्टर गुंजन जी और क्या नाम है, किशन लाल जी मंच पे आ जाए और पोस्टर का विमोचन करवाएं। साथ ही अतिथियों से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम बहुत लंबा, बहुत समय हो चुका है, तो सबसे पहले एक निवेदन है कि जिन साथियों ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अंशदान की जो घोषणा की हुई है, वह हंसराज जी या गोविंद जी या फिर प्रशांत वर्मा जी या आशुतोष जी को अंशदान पहुँचवा दें। और अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आज के सबसे युवा, बुजुर्ग नहीं कहूँगा, बुजुर्ग से वो चिढ़ते भी है, वो है भी नहीं बुजुर्ग, हमारे इस बीच में बैठे हुए सबसे युवा एनर्जेटिक पर्सन श्री रामेश्वर सेवार्थी जी अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए और आगंतुक महानुभाव का धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। और एक निवेदन और साथ में कि ये जो पुस्तक मैडम भिगोनिया जी की है, ये पुस्तक 35 रुपये की है। आप इसको जो भी पढ़ना चाहें खरीदें और खरीद कर लेके जाएं। और प्रोग्राम के तुरंत बाद माननीय सेवार्थी जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के होते ही और आप सभी लोग भोजन करके जाएं, भोजन की व्यवस्था है। माननीय सेवार्थी जी अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। हाथ बड़ा है, दिन बड़ा है। हमको विचार करना पड़ेगा। भीम नहीं होता तो भारत नहीं होता। हमारा शासन खत्म करके विदेशियों ने इस देश के टुकड़े टुकड़े करके 565 देश बना भारत को भीम के आने में भारत बना है। इसलिए हमको इससे भ्रमित करने के लिए भारत राष्ट्र भी बोलते हैं, भारत गुजर रहा है। बुद्धिजीवियों के सामने बड़ा संघर्ष है कि देश की इस विरासत को, देश के जो व्यवस्था है, देश में राष्ट्रीय विकास है, देश की जो युवा शक्ति है, इसका सदुपयोग किस तरह किया जाए। खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में जन जागरण जो हो रहा है, जन जागरण को समाज हित में किस तरह प्रसारित किया जाए, ऑथेंटिक न्यूज़ को किस तरह प्रसारित किया जाए, उनका किस तरह हमारे जीवन के रूपांतरण में, उनका बदलाव में हम उसकी एक सार्थक भूमिका हम कर सकें। इस विषय में चर्चा करने के लिए और क्षेत्रीय मुद्दे हमने इसमें शामिल किए हैं, ताकि हमारा क्षेत्र का युवा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामाजिक जो मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों पे अपने खुल कर के विचार रख सकते हैं और यहाँ से एक विचार लेके जाए, ताकि वो विचार जो है उसे वो पढ़े, समझे और हमारे देश के विकास में योगदान कर सकें। धन्यवाद सर।